नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या बुलडोजर तुरंत फुरत इंसाफ का जरिया बन गया है? ये सवाल आए दिन तब सामने आता है जब कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने बुलडोजर लेकर किसी रिहायशी इलाके में पहुंच जाती है और कुछ ही समय में कई घरों को ढा दिया जाता है। ढाए गए घर अधिकतर अक्सर उन लोगों के होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। कई बार किसी बाहुबली का घर भी बुलडोजर की जद में आ जाता है। हालांकि बुलडोजर जब भी सक्रिय होते हैं तो हर बार प्रशासन की दलील यही आती है कि पुराना अतिक्रमण था, इसलिए कार्रवाई की गई। लेकिन अक्सर बुलडोजर की कार्रवाई होती तब है जब कोई ताज़ा विवाद उभर आया हो। जैसे मध्य प्रदेश के मंडला जिले को ही लीजिए। यहाँ के भैंसवाही गांव में 15 जून को बुलडोजरों ने 11 घरों को ढा दिया। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा मवेशियों की तस्करी पर किए गए एक ऑपरेशन के बाद हुई। बताया गया कि पुलिस को कुछ लोगों के घरों के फ्रिज में बीफ यानी गाय का मांस मिला और कुछ बोरों में जानवरों का चमड़ा। इसी के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि प्रशासन ने कहा कि जो 11 घर बुलडोजरों द्वारा गिराए गए वो सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि इसी जमीन पर बने बाकी 16 घरों को क्यों छोड़ दिया गया? प्रशासन ने बताया कि ईद की वजह से बाकी घरों को छोड़ा गया। हम जल्द ही इस गांव के बाकी अवैध इमारतों पर भी कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई पूरे ज़िले में चल रही है, जहां बीते एक महीने में 32 ऐसी इमारतें गिराई गई हैं। लेकिन जो टाइमिंग थी इस मामले की, वो इस मामले में कई सवाल खड़े करती है। सुनते हैं प्रशासन ने क्या कहा। स्थानीय एसडीओपी नैनपुर और थाना नैनपुर को प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी घर गिराए गए वो कुरैशी समुदाय के थे। प्रशासन का कहना है कि उसने कुछ विशेष घरों को निशाना नहीं बनाया और स्थानीय प्रशासन 2022 से इस गांव के लोगों को नोटिस दे रहा था, क्योंकि ये इलाका जानवरों की चरागाह के तौर पर चिन्हित है और इस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया था। इस टोले में जो निवासरत मकान है इसमें पूरा जो है वो घास मत की भूमि पे चूँकि दर्ज है, तो इसमें हमारे द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण चलाया गया था, जिसके तारतम्य में आज 11 जो मकान जो घास भूमि पे दर्ज है उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई उस घटना के बाद हुई जिसमें मंडला के बाहरी इलाके में डिथोरी गांव में एक ढाबे के मालिक ने एक सफेद बोलेरो पिकअप से एक गाय को खींचकर ले जाते हुए देखा। कुछ स्थानीय लोगों ने गाड़ी रोकी तो उसमें बैठे 2 लोगों सेव प्रसाद धुबरे और भैंसवाही के निवासी सलीम कुरैशी से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने 5 गायों को बरामद किया, जिनमें से एक की मौत हो गई। कुछ स्थानीय संगठनों ने इसके बाद विरोध प्रदर्शन किए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में अपने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए, तो सरकार ने भी इस मामले में चेतावनी देने में देर नहीं की। ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा 2 वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्गों को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। इस भारत में सभी नागरिक समान अधिकार के आधार पर संविधान से सरकारें चलती हैं। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बात कहती है कि यदि किसी ने गो हत्या जैसा संगीन अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि सरकार कानून अपने हाथ में ले ले। इस देश में, ये भारत देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी को सजा देने का, आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत का है, ना कि पुलिस का या प्रशासन का है। और भारत देश के कानून में सबको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अदालत पूरा मौका देती है। आपने घर गिरा दिए, जहां देखो वहां वो एक बुलडोजर राज्य चला दिया है। अन्यायपूर्ण जंगल राज व्यवस्था जो है वो सरकार ने खुद ने अपने हाथ में ले ली है। अगर आपने मकान उसको गोहत्या की वजह से गिराए तो सीना ठोंक के कहे सरकार की उसने गिराए।
और गो तस्करी की घटना के बाद जब पुलिस ने भैंसवाही गांव का रुख किया तो इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई। छापे पुलिस ने डाले और एफआईआर के मुताबिक किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि आदिल कुरैशी नाम का एक व्यक्ति गोकशी का रैकेट चला रहा है और उसके घर पर कई गाय हैं जिनका इस्तेमाल गोकशी के लिए होना है और उसके घर पर गोमांस रखा है। पुलिस के मुताबिक उसने आदिल को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकला। उसका पूरा परिवार भी वहां से भाग गया। एफआईआर के मुताबिक भारी पुलिस बल गांव भेजा गया और उसने हर घर से काफी गोमांस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मवेशियों की तस्करी को लेकर इस गांव में पहले भी हिंसा का इतिहास रहा है। इसी गांव के थाने में इस साल अब तक मवेशियों की तस्करी के 12 केस दर्ज हो चुके हैं। भैंसवाही गांव में करीब 1100 लोग रहते हैं जिनमें मुस्लिम और आदिवासी समुदाय के लोग अधिकतर हैं और गांव में करीब 80 मुस्लिम परिवार हैं। लेकिन जिन परिवारों के घर बुलडोजर से गिराए गए उनमें से अधिकतर परिवार डर कर यहाँ से भाग गए हैं। पीछे उनके घर का सामान बिखरा पड़ा है, वो कुछ बोलने से डर रहे हैं। घर बनाना आसान नहीं होता, उजड़ने में कुछ पल लगते हैं और बनाने में पूरी जिंदगी। हमने भैंसवाही गांव के भागे हुए इन परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सब डरे हुए हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल उन्होंने दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ शरण ली हुई है। पीछे उनके टूटे हुए घर हैं जिनकी तस्वीरें देखकर वो रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। सवाल यह है कि जिन लोगों के घर बुलडोजर से उजाड़े गए उनके घर ठीक गो तस्करी या गोमांस मिलने की खबर के बाद ही क्यों उजाड़े गए? क्यों उसी वक्त पुलिस और प्रशासन को यह याद आता है कि उनके घर कब्जा की गई जमीन पर बने हुए हैं? और अगर ऐसा है तो कुछ पर सख्ती और कुछ पर रहम क्यों? सवाल यह है कि जिन लोगों के घर बुलडोजर से उजाड़े गए उनके घर गौ तस्करी या गौमांस मिलने के आरोपों के बाद ही क्यों उजाड़े गए? क्या पुलिस प्रशासन को उसके बाद ही पता लगा कि उनके घर अवैध निर्माण थे या कब्जा करके बनाए गए थे? और अगर ऐसा था भी तो कुछ लोगों पर नरमी और कुछ लोगों पर ही सख्ती क्यों? ये सवाल बार बार दोहराए जाने की जरूरत है क्योंकि इंसाफ का एक तरीका है, न्यायपालिका है, वो करती है कि न्याय कि किसके साथ क्या बर्ताव हो। और अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन अपने हाथ में कानून लेकर उतर आएगा तो फिर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? क्या ऐसे मामलों से ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों को सबक सिखाने की नीयत से ऐन मौके पर पुलिस प्रशासन को नियम कायदे याद आ जाते हैं? क्या न्यायपालिका की भूमिका की किसी को परवाह नहीं होती? ऐसी घटनाएं ही हैं जिनके कारण बुलडोजर सरकार की अकूत ताकत का प्रतीक बनता जा रहा है और अगर कहीं सही कार्रवाई भी वो करता है तो भी उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की ये खबर है। दरअसल बुलडोजर सरकार की ताकत का जो प्रतीक बनना है वो यहीं से बनना शुरू हुआ। लेकिन इन दिनों बुलडोजर लखनऊ के जिस इलाके पर चल रहा है वहां सारा निर्माण अवैध था और इसे गिराने की कार्रवाई पर कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई। यही नहीं, जो घर गिराए गए उन्हें पहले वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए गए। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो लखनऊ के अकबर नगर इलाके की हैं जहां पिछले कुछ दिनों से चल रहे एक बड़े अतिक्रमण गिराव अभियान के तहत 1320 अवैध इमारतों और मकानों को गिरा दिया गया। इनमें 1169 रिहायशी इमारतें थीं और 100 से ज़्यादा दुकानें और व्यापारिक कॉम्प्लेक्स थे। इसके अलावा एक मंदिर और एक मस्जिद भी था, उन पर भी ये अतिक्रमण गिराव कार्रवाई हुई। हालांकि सबसे अंत में हुई, पूरे एहतियात और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई बराबर हुई। ये पूरा इलाका अकबर नगर के बगल से बहने वाली कुकरेल नदी के रिवर बेड पर बसा हुआ था जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार कुकरेल नदी में फिर से जान फूंकने और उसके आसपास सौंदर्यीकरण करने जा रही है। यहाँ पर एक इको टूरिज्म हब बनाने की तैयारी है। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पर लाने की योजना है। इसके लिए जब आसपास की जमीन का सर्वे कराया गया तो पता लगा कि पूरा अकबर नगर कुकरेल नदी की जमीन पर उसके रिवर बेड पर बसा हुआ है। इस मुद्दे पर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध इमारतों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद भी कोई जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया और इसके बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पास किया। 24.5 एकड़ में फैले इस अवैध निर्माण को गिराने का काम पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था। इस बीच कई लोग अतिक्रमण की कार्रवाई रुकवाने के लिए कोर्ट भी गए लेकिन उन्हें कोई स्टे नहीं मिला। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक
आज 100 इमारतों को गिराया गया और कल से मलबे को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इस मामले में एक खास बात यह है कि अकबर नगर में जिन घरों को गिराया गया है वहां के लोगों को रहने के लिए वैकल्पिक आवास दिए गए हैं। अकबर नगर में रहने वाले करीब 1800 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लखनऊ के दूसरे इलाकों में घर मुहैया कराए गए हैं, ये सरकार का दावा है। वैसे एक सवाल यहां भी उठता है कि किसी का घर ढहाने की नौबत ही क्यों आती है? क्यों किसी को सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने दिया जाता है? उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है जो अपनी आंख के आगे जमीन का अतिक्रमण होने देते हैं? क्या वो इस गलत काम को बढ़ावा देने से फायदा नहीं कमाते? ऐसे में जब भी किसी का घर ढहाने की जरूरत आए तो उन अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस अतिक्रमण को होने दिया। और देश भर में ऐसा अतिक्रमण फैला हुआ है। ऐसे अफसरों पर लगाम लगनी जरूरी है, उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि एक मिसाल बने और आगे से कोई अफसर या कोई कर्मचारी ऐसा करने की जरूरत न करे। कानून को हाथ में लेना इतना आसान नहीं होने देना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर जो बता रही है कि सड़क पर इंसाफ करने की आदत बढ़ती जा रही है। यह खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। चोरी के शक में अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में एक भीड़ ने औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद अलीगढ़ में तनाव है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में एफआईआर दायर की है। एफआईआर में जिन 10 आरोपियों के नाम दिए गए हैं उनमें अंकित वार्ष्णेय, चिराग वार्ष्णेय, ऋषभ पाठक, अनुज अग्रवाल, मोनू पाठक के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 10 से 12 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दायर हुई है। घटना के बाद से इलाके में पुलिस व्यवस्था काफी सख्त है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में है। और अब एनडीटीवी इंडिया की एक अहम खबर का असर। एनडीटीवी ने फरवरी के महीने में भोपाल नगर निगम में अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया घोटाले का खुलासा किया था। 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने इस घोटाले की जांच के बाद 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घोटाले में मृतक मजदूरों के अंतिम संस्कार की सहायता राशि तक की हेराफेरी की गई। उससे जुड़ी कई अनियमितताओं का पता चला, जिसमें जीवित व्यक्तियों और फर्जी खातों के नाम पर धन की निकासी भी शामिल है। कफन तक लोगों ने नहीं छोड़े, उसमें भी गबन किया गया। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। हमने तफ्तीश की उन कागजी मुर्दा लोगों की जो जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों ने उन्हें मार दिया। फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाया और श्रमिक बोर्ड से मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि किसी और ने निकाल ली। हमने भोपाल के चांदबड़ में उर्मिला बाई, 80 फीट रोड में मोहम्मद कमर को ढूंढ निकाला। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आपके नाम पर इस खाते में 90271 बाकी जो भी है 3167 इसमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं आपको। नहीं हुए न हमारी न जिंदगी में, तो न 2 लाख मिले मुझे, कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो मैं तो भैया चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा भी छोड़े मैंने 2-1 साल हुई जब से ये हटे का आया था ना, जब से छोड़ा मैंने काम। जब से गई नहीं कहीं काम करने, जाने नहीं देते बच्चे। हैरत नहीं होगी तो अपने पैसों की कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को तो मिलते कम से कम। पर आप तो जिंदा हैं। जिंदगी अभी हेड़ ला उनने पैसे, क्या कर अभी मार डाला भैया। तो ये उनका समग्र पोर्टल पर नाम और ये जो नगर निगम की सूची है जिसके मुताबिक इनको 2 लाख रुपए मिल गए हैं 5/6/2023 को। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अपने नाम में नॉमिनी भी यही है, मतलब मृतक भी यही और मृतक की नॉमिनी भी यही। ये मोहम्मद कमर जी हैं, 48 साल के, 1974 उनकी पैदाइश है। और ये वो सूची है 118 लोगों की जो बता रही है यहाँ पर मोहम्मद कमर जी 2 लाख रुपए इनके नाम से निकले हैं। तो ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। नहीं, ये देख के मैं तो करेगी, इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मेरा कार्रवाई करी है मेरे लिए ये, और इसकी जानकारी हासिल करी है किसने क्या करा है, कागजों में गड़बड़ी, इसकी पूरी जांच करी जाए। इस घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिशें नाकाम हुई। एनडीटीवी की वजह से 4 महीने बाद सिस्टम में जान लौटी। 17 कर्मचारी और अफसरान घिर गए हैं। एनडीटीवी की वजह से जिंदा को मुर्दा करने वाले परेशान हैं।
आपने बड़ी मेहनत की थी शुरुआत में और फिर आप तक जाकर ये जांच पहुंची है। एनडीटीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपने उठाया। उसके बाद से फिर इस प्रकरण को जैसे शिकायत आई तो यहाँ पर जांच पर ये संबल योजना के अंतर्गत यह पाया गया कि बहुत सारे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृतक को वो खुद की नॉमिनी बनाते हुए वो संबल योजना के लाभ लेते हुए उनके पैसे निकाल लिए गए। इस पर से लोकायुक्त पुलिस ने जांच करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 17 जैडो और वार्ड अधिकारियों के अगेंस्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं और विवेचना भी जारी है। जो 118 फाइलें हमें मिली उससे कुछ बातें समझ आई। ज्यादातर मामलों में ई पेमेंट ऑर्डर यानी ईपीओ रात 11 बजे के बाद निकला। ईपीओ के लिए धुंधले मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड हुए। किसी आईडी में आधार नंबर अपडेट नहीं था। कई मामलों में मौत से ठीक पहले समग्र आईडी बनी। फर्जी वाड़े के लिए उन श्रमिकों को चुना गया जिनकी मजदूरी डायरी सक्रिय नहीं थी। कर्मकार कल्याण मंडल अब तक 61,238 हितग्राहियों को मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता के नाम पर 775 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता में 6,000, सामान्य मृत्यु में 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख की सहायता मिलती है। श्रमिकों के नाम पर बनी संबल योजना में अनुग्रह राशि में फर्जीवाड़ा करने वालों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने एक सेवानिवृत्त आईएएस के मृतक बेटे के नाम पर अनुग्रह राशि का फर्जीवाड़ा कर दिया। बीएमसी में कार्यरत एक कर्मचारी ने तो खुद जिंदा रहते कागजों में मुर्दा खुद को साबित किया और अनुग्रह राशि ले ली। वल्लभ भवन में काम करने वाले कर्मचारी, डॉक्टर और शिक्षकों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी। और अब बात देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हर वक्त इस ताक में रहती है कि उसे भारत सरकार की अहम परियोजनाओं या सुरक्षा से जुड़े गोपनीय कार्यक्रमों की जानकारी हासिल हो जाए। इसके लिए आईएसआई कुछ भी करने की फिराक रहती है, यहां तक कि हनी ट्रैप भी। हनी ट्रैप यानी किसी को मोहजाल में फंसाकर उसे भावुक कर या बहला फुसला कर गोपनीय जानकारियां निकलवा लेना। बीते कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब आईएसआई ने हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया और इस मामले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। इसे लेकर भारतीय एजेंसियां काफी सतर्क रहती हैं और सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने को लेकर आगाह करती हैं। लेकिन फिर भी कई केस सामने आते रहे हैं और ऐसे ही एक केस में इसी महीने नागपुर की एक अदालत ने ब्रह्मोस परियोजना से जुड़े रहे एक पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये खास रिपोर्ट। जासूसी की दुनिया का एक पुराना मायावी हथियार हनी ट्रैप। इतिहास गवाह है कि कई सत्ताओं के लिए हनी ट्रैप चुनौती बनता रहा है। हाल के दौर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई इस हथकंडे का हर मुमकिन इस्तेमाल करती रही है। बीते कुछ अरसे में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे यह साफ होता है कि आईएसआई हनी ट्रैप के जरिए भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और वैज्ञानिकों को फंसाने का सिंडिकेट चला रही है। हनी ट्रैप का यह जाल सोशल मीडिया पर एक जान पहचान से शुरू होकर दोस्ती की तरफ बढ़ता है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंट महिला दोस्त बनकर अपने लक्ष्य के करीब आते हैं और फिर उसे मोहजाल में फंसा लेते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप करना आसान है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पैंतरे को अपना रही है, जिसमें थोड़ी बहुत मशक्कत और कुछ समय लगाने के बाद कोई ना कोई जाल में फंस जाता है। ये सच्चाई है कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आईएसआई है वो बड़े जोरों से लगी हुई है एक प्रकार से हनी ट्रैप करने के लिए ऑफिसर्स को, और जो कि आपके फौज में भी हैं या वो किसी ऐसे ओहदे में सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में, या वो साइंटिस्ट हैं जिनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हासिल करने के लिए वो उनको हनी ट्रैप करते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स हैं। हनी ट्रैप का एक उदाहरण देखिए।
ब्रह्मोस जैसी संवेदनशील और अहम परियोजना में काम करने वाले पूर्व वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल पाकिस्तान को खुफिया दस्तावेज लीक करने के आरोप में 3 जून को नागपुर की सेशंस कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निशांत अग्रवाल को आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूपी एटीएस ने अक्टूबर 2018 में निशांत को गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में हमने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी आर.के. यादव से बात की। उन्होंने बताया कि हनी ट्रैप के जरिए किसी अफसर से कैसे जानकारियां निकाली जाती हैं और कैसे अब गोपनीयता कम होती जा रही है। यूजुअली तो जो उसका डेस्क होता है, जिस डेस्क पे वो काम कर रहा है, अब जैसे वो रविंदर सिंह था हमारे यहाँ, उसको CIA ने ट्रैप किया हुआ था, तो वो दूसरे ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन किसी तरह ले लिया करता था जाके। तो वो उसने फिर काफ़ी डैमेज किया था देश को, हमारी एजेंसी को, और अपने डेस्क के अलावा दूसरे डेस्क से भी उसने इन्फॉर्मेशन ली थी। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ एक कहावत है, नीड टू नो, और नीड टू बोलते हैं कि जितना ज़रूरी हो उतना ही जानना चाहिए। पहले तो हमारे यहाँ एक रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर आप फ्लोर टू फ्लोर ही रहेंगे, रूम टू रूम ही रहेंगे, अगर आप सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो थर्ड पे नहीं जाएंगे। अब वो एटीट्यूड सब बदल गए हैं आज के लाइफ में, अब वो इतनी सीक्रेसी नहीं है। निशांत अग्रवाल के केस में यूपी एटीएस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया कि निशांत को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का पूरा जाल सोशल मीडिया के जरिए बिछाया गया। किसी एजेंट ने सेजल नाम से पाकिस्तान से एक फेसबुक अकाउंट बनाया था। उसने फेसबुक पर अग्रवाल से संपर्क कर बताया कि वो यूके की हेज एविएशन में एक रिक्रूटर है। अग्रवाल के प्रोफाइल में लिखा था कि वो ब्रह्मोस एरोस्पेस में एक सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर है। अग्रवाल फेसबुक पर किसी नेहा शर्मा और पूजा रंजन के भी फ्रेंड थे। वो दोनों अकाउंट भी पाकिस्तान से ही एक्टिव थे। इस बीच अग्रवाल ने सेजल के साथ लिंक्डइन पर भी चैट की। सेजल के कहने पर अग्रवाल ने उसके द्वारा भेजे गए एक लिंक को क्लिक कर दिया था। 2017 में निशांत ने सेजल के ही कहने पर अपने निजी लैपटॉप पर 3 ऐप्स के विस्पर, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट इंस्टॉल किए थे। लेकिन ये ऐप दरअसल मैलवेयर थे जो अग्रवाल के लैपटॉप से डेटा चुराते थे। यूपी एटीएस के मुताबिक फेसबुक अकाउंट सेजल के जरिए आईएसआई ने भारत में संवेदनशील परियोजनाओं में काम कर रहे कुछ और अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दरअसल जो भी अफसर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेगा, वो ऐसे किसी भी टोही संपर्क से बच सकता है। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपना जो है एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करें, बताते रहें कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो स्पेशल आईएसआई एजेंसी है ये हथकंडे इस्तेमाल करती है, और जो ऑफिसर्स हैं, जो बाकी ओहदेदार हैं, उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हनी ट्रैप से जुड़ा एक और मामला देखिए। इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी सतेंद्र सिवाल को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस के मुताबिक यहां भी फेसबुक के जरिए सतेंद्र सिवाल को फंसाया गया। किसी आईएसआई ऑपरेटिव ने एक फर्जी नाम पूजा से फेसबुक पर सिवाल से दोस्ती की, खुद को एक रिसर्चर बताया और कई महीने तक सिवाल उसके साथ चैट करता रहा। इस दौरान आईएसआई ने पूजा बनकर सतेंद्र सिवाल से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां हासिल कर लीं। जानकार कहते हैं कि इंटरनेट ने अब जासूसी के तौर तरीके भी बदल दिए हैं। उस समय जो तरीके थे वो ज्यादातर मैनुअल थे, क्योंकि उसके अंदर आपका नेट नहीं था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मगर आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इंटरनेट है आपका, तो इससे आप अगर देखेंगे कि जो स्पाइंग है इसके तरीके बदल गए हैं। ये लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि डिजिटल है। एक तरह का कोल्ड वॉर है जहां पर
दुश्मन को पहचानने में गलती हो जाती है या फिर पैसे या किसी और लालच में खुफिया जानकारियां दुश्मन को दे दी जाती हैं। शीत युद्ध के दौर में जासूस बार्स और नाइट क्लब्स के जरिए अपने टारगेट्स फंसाते थे, लेकिन तकनीक ने जासूसी करने का तरीका भी बदल दिया। इंटरनेट के इस दौर में अब किसी तक भी पहुंच बनाना बहुत आसान हो गया है। वास्तविक पहचान छिपाने की बड़ी गुंजाइश ने सोशल मीडिया को जासूसों के लिए एक नया और बड़ा खेल का मैदान बना दिया है। मीडिया ने काफ़ी तरक्की की है, उससे फ़र्क पहले तो ज़्यादातर फ़ोन से ही होता था मामला, अब तो ये आपकी व्हाट्सअप हो गया और दूसरे तरह की वो हो गया, फेक AI हो गई है, ये चीज़ें आ गई है। कुछ साल पहले यूपीएटीएस ने महिलाओं के नामों से बने 125 फेसबुक प्रोफाइल्स की निगरानी शुरू की। उसे शक था कि ये प्रोफाइल संवेदनशील जगहों और परियोजनाओं में काम करने वाले भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए ISI के प्लांट हो सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स की जांच में पता चला कि इनकी फ्रेंड लिस्ट में भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी शामिल थे। एक उज्जवल दास गुप्ता था, उसको भी अमेरिकन एम्बेसी में साइमन मिंचू नाम की लेडी थी, तो उसने उसको हनी ट्रैप किया था और वो काफ़ी हमारे कंप्यूटर डिवीज़न का इंचार्ज था, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था उसने। तो ये वो लोग ट्राई करते रहते हैं और हमारे कुछ ऑफिसर हैं भी प्लाएबल, ये जल्दी फिसल जाते हैं। एक चाइना में हमारा ऑफिसर था MM शर्मा, उसको चाइनीज़ एक लड़की के थ्रू फंसाया गया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देता था जो उसके पास होती थी, और उसने बेवकूफ़ी ये की कि वो लड़की के अपने फ़ोटो अपने कंप्यूटर में डाल दिए। वो बाद में IB की टीम जब गई वहाँ पे वो सब पकड़े गए। तो ये एक पुराना गेम है ये, तो ये आजकल भी चल रहा है और बड़ा इफेक्टिवली चल रहा है। जानकारों के मुताबिक डिजिटल दुनिया में हनी ट्रैप के लिए एक बड़ा जाल बिछाया जाता है। अब तो VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल का प्रयोग होता है। इससे कॉल करने वाले के देश का कोड पता नहीं चलता। जासूसों ने इस तरह की जासूसी के लिए थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में सेटअप तैयार किए हैं, जो कॉल करने के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करते हैं। एक बार जब बातचीत के जरिए खुफिया जानकारी मिल जाती है, तो वे कॉल, मैसेज और वायर टैप के जरिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। तो कोई शक नहीं, जो तरीके हैं वो काफ़ी बदल गए हैं और अब वॉइप आ गया है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उससे ये नहीं पता रहता कि जो आपकी खबर है या जो आपको कॉल आई है वो किस देश से आई है, तो देश की आइडेंटिटी भी छुप जाती है। तो इसलिए उनको ऑपरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। वो ज़्यादातर दिखाते हैं कि थाईलैंड में, श्रीलंका में और यूरोप में, तो जिससे जो टारगेट है वो ईज आउट हो जाता है और जल्दी ही चुंगल में फंस जाता है और हनी ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद जब वो हनी ट्रैप हो जाता है तो फिर उसको ये जो स्पाई एजेंसीज हैं उसको ब्लैकमेल करती हैं। हनी ट्रैप के लिए जासूसों के लक्ष्य अक्सर युवा और मध्यम वर्ग के पुरुष और महिलाएं होते हैं, खासकर अगर वो अकेले हों। ऐसे लोग जो शराब पीने या महिलाओं से दोस्ती करने के शौकीन हों, वो भी आसान शिकार बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई ऐप हैं जिनके जरिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया जाता है। इनमें कई ऐसे भी ऐप हैं जिनको ट्रैक करना आसान नहीं है और ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जो आरोपी हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आरोपी विदेश में होते हैं। 5 साल पहले भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन स्तर पर तैनात एक अधिकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हनी ट्रैप की इस जाल में फंस गया। ISI एजेंट ने महिमा पटेल नाम से फेसबुक मैसेंजर पर इस अधिकारी से कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे और भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। ग्रुप कैप्टन इसी बात से परेशान हो गया और खुद को बड़ा अफसर साबित करने के लिए उसने खुफिया जानकारियां ISI के उस अकाउंट के साथ साझा कर दी।
हनी ट्रैप के मामलों को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हनी ट्रैप पर अब ट्रैप लगाना होगा। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह के मामलों में किसी हद तक रोक लग पाए। 2010 में इस्लामाबाद में भारतीय मिशन में तैनात एक आईएफएस अधिकारी 53 साल की माधुरी गुप्ता को भी आईएसआई ने फंसा लिया था। माधुरी को एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट ने शादी करने के बहाने फंसाया और उससे खुफिया जानकारियां हासिल कर ली। बाद में माधुरी को भारत आने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मामले को विदेश मंत्रालय की एक बड़ी गलती के तौर पर देखा गया। विदेश मंत्रालय पाकिस्तान में किसी भी महिला को तैनात न करने की लंबे समय से चली आ रही नीति से भटक गया था। जानकारों के मुताबिक हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अकेला देश नहीं है। एक समय था जब रूस हनी ट्रैप के लिए इतना बदनाम था कि उनके यहां तैनात होने वाले या आने वाले किसी भी शख्स को एक विशेष ब्रीफिंग दी जाती थी। रूस में तैनात भारतीय अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाते थे। रूस ही क्यों, हर देश की खुफिया एजेंसी अपने सामरिक हितों को साधने के लिए हनी ट्रैप करती रही है कि सारी देश की जो इंट एजेंसीज हैं एक प्रकार हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके स्पाइंग करती हैं। और अभी अमेरिका है जो वो CIA का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन है MI6 का, और रूस KGB का, और पाकिस्तान ISI का। और ये बड़े जोरों से फैला हुआ है। और ये एक हनी ट्रैप मेथड जो है वो स्पाइंग का एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया है एजेंट्स ने, कि किस प्रकार जो स्पाइज है वो अपना एक प्रोफाइल पुटअप करते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि फेक होता है और उसमें फोटोग्राफ होती है, वो एक सुंदर सी लड़की की होती है, जिससे जो एक प्रकार टारगेट है वो ट्रैप हो जाता है, हनी ट्रैप हो जाता है, और वो धीरे धीरे उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट करता है और फिर उसके चुंगल में फंस जाता है। जासूसी की दुनिया के हथकंडों में हनी ट्रैप एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से कई बार जासूस ऐसी जानकारियां हासिल कर लेते हैं जो उनके विरोधी देश को कमजोर कर सकती हैं। लिहाजा ये किसी भी देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चिंता भी रही है। इससे निपटने के उपाय भी कम नहीं किए जाते, लेकिन शायद इंसान के व्यवहार की कमजोरियां उसे फिर भी इस हनी ट्रैप की ओर धकेल देती हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब देश के नामी उद्योग समूह अदानी ग्रुप की एक और कामयाबी, वो भी दुनिया के स्तर पर। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल कंटेनर पोर्ट रैंकिंग में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ का नाम प्रमुखता से आया है। कंटेनर पोर्ट्स परफॉर्मेंस CPP इंडेक्स 2023 में APSEZ के 4 पोर्ट्स यानी बंदरगाह शामिल हैं। ये इंडेक्स ये दिखाता है कि ऑपरेशनल पैरामीटर्स के लिहाज से APSEZ कितना आगे है। इस इंडेक्स में मुंद्रा पोर्ट को दुनिया भर में 27वां स्थान हासिल हुआ है। बड़े पोर्ट के वर्ग में इसका 22वां स्थान है। कट्टुपल्ली, हजीरा और कृष्णापट्टनम दुनिया भर के 100 पोर्ट्स में शामिल हैं। कट्टुपल्ली पोर्ट को 57वां, हजीरा को 68वां और कृष्णापट्टनम को 71वां स्थान हासिल हुआ है। दुनिया के 100 पोर्ट्स की लिस्ट में भारत के 9 पोर्ट हैं, जिनमें से 4 पोर्ट अदानी ग्रुप के हैं। इससे APSEZ की परिचालन क्षमता और विश्व स्तर की सेवाओं को लेकर प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। और अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे जून की इस गर्मी में दिल्ली में पहले तो पानी की मारामारी और ऊपर से काला बाजारी। ब्रेक के बाद और अब बात इस गर्म मौसम की। जून का सूरज आग बरसा रहा है। उत्तर भारत के कई इलाके लू यानी हीट वेव की चपेट में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज लू लगने से 7 लोगों की जान चली गई। इनमें से 5 की जान राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गई और 2 की सफदरजंग अस्पताल में। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन गर्मियों में अब तक 15 लोगों की लू लगने से दिल्ली में मौत हो चुकी है। 13 लोग वेंटिलेटर पर हैं।
ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, अनाधिकारिक और ज्यादा हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पतालों से कहा है कि लू के मरीजों के इलाज में प्राथमिकता दी जाए। दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में इस सिलसिले में इंतजाम कर रही है। इस बीच दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 21 जून तक दिल्ली के हक का पानी मांगा है। कहा है कि कहीं से भी चाहिए, लेकिन दिल्ली का उसके हक का पानी चाहिए। पानी न मिलने पर अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की है। उधर पानी के लिए मारामारी का आलम यह है कि सरकार की नाक के नीचे पानी माफिया पानी की कालाबाजारी पर उतर आया है। हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट देखिए। कैमरा देखते ही टैंकर 9211 हो गया। ये जल बोर्ड का नहीं, प्राइवेट टैंकर है। सेवा मुफ्त नहीं, पैसा दीजिए, पानी लीजिए। इससे पता चलता है कि राजधानी दिल्ली में पानी की कालाबाजारी चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि कैमरा माइक देख के भाग गया? और क्या, तो मतलब सरकारी तो दे ही ना रहे, प्राइवेट भरवा लो तो ये भेज दिए कि वो सरकार ने नहीं भेजा है, हम तो खुद आए हैं, लेकिन हमको देख के भाग गया। वो आपकी वजह से भाग गया। और कितना रुपया लेता है एक टैंकर? लेता 500-700 रुपए। कितने रुपए में आता है? वो 1200-1500 को एक टैंकर। हाँ, मामा तुम्हारा टैंकर इन्होंने भगा दिया। पानी की किल्लत इतनी बड़ी है कि एसी से निकलने वाला पानी भी इनके लिए अनमोल है। पानी एसी का निकल जाता है, इससे अपने लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं हम। कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं, मजबूरी में क्या करें। एसी के निकले पानी से जब पानी नहीं मिलेगा तो यही काम करेंगे। सब वोट ले लेकर बैठ जाते हैं, फिर कोई देखता है नहीं। जब वोट होते हैं सब चक्कर काटते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता पब्लिक कहाँ मर रही है कहाँ नहीं। तकलीफ इतनी ही नहीं, जहां पानी की सप्लाई है वहां भी पानी मयस्सर नहीं। कब सप्लाई आ जाए इसका अंदाजा नहीं, लिहाजा थकना पड़ता है, जगना पड़ता है। पानी सप्लाई में क्या मतलब कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। 5 मिनट 10 मिनट उसका कोई टाइम नहीं है। 3 बजे से जगो और 7 बजे तक मोटर के पास बैठे रहो। सेहत पर भी असर पड़ रहा है, और कब पानी 5 मिनट आ जाएगा ये पता नहीं है। पानी पर हाहाकार के बीच जब एनडीटीवी पड़ताल करने निकला तो जमीन पर जल बोर्ड की टैंकर सेवा की पोल खुल गई। टैंकर की सेवा नाकाफी है, लिहाजा प्राइवेट पार्टी टैंकर बेचने में जुटे हैं। गली में फिर एक प्राइवेट टैंकर दिखा। कितने में आता है एक टैंकर? भाई मेरे को नहीं पता कुछ भी। कितने रुपए में आता है ये तो जानना चाह रहे हैं। कितने रुपए में बेचते हैं? 1200, 1500, 800, कितने रुपए में? मेरे को नहीं पता, मालिक को पता है सर। पानी जो बेचते हो कितने में बेचते हो? मेरे को नहीं पता, मालिक को पता है सब। ये इंतजार पानी का है। आसमान जब आग बरसा रहा हो, गला सूख रहा हो, जरूरी काम और दिनचर्या पर पानी ने मानो पहरा लगा दिया हो, तो फिर खाने के आगे नहाना भूल जाइए। भैया नहाने की चले क्या है, पीने के नहीं है। 3-3, 4-4 दिन होते हैं। देखो बालन में कैसी लट लग गई है, देख लो। कितना दिन हो जाता है नहाए हुए जब इस तरह की हालत? 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं। नहाने में भी दिक्कत है, बिस्लरी का मंगाते हैं पीने के लिए भी। नहाए हुए इस गर्मी में कितना दिन हो गया? 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, नहाते नहीं है। जब पानी न मिलता तो नहाएंगे कौन सा, ये बताओ। ये हाल राजधानी दिल्ली का है। पानी पर एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ बेहाल जनता। बताओ कहाँ से मोल मोल पानी लेके आएंगे? पानी उधर खूब आ रहा है, यहाँ पे इसी कॉलोनी में आग लग रही है। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है एक ब्रेक का।